हेलो दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता फिजिक्स फैकल्टी आपका अपने इंस्टीट्यूट एके कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए अब शुरू करते हैं आर्किमिडीज़ का सिद्धांत। सबसे पहले आर्किमिडीज़ कौन था? तो बच्चों, आर्किमिडीज़ एक यूनानी दार्शनिक था जिसने अपने तैरने के सिद्धांत प्रस्तुत किए। समझते हैं, हम इनको 3 तरह के नियमों से समझेंगे। आप देखें ध्यान से। ये हमारे पास एक पात्र है, इस पात्र में द्रव भरा हुआ है। जब आप किसी वस्तु को इस पात्र में भरे जल में या द्रव में डालते हो तो इस वस्तु पर एक बल कार्य करता है, वो होता है इसका भार। अर्थात वस्तु का भार उसको नीचे की तरफ खींचता है। इसलिए जब किसी आदमी को डुबोना होता है तो क्या करते हैं? उस पर पत्थर बांध देते हैं जिससे उसका वजन बढ़ जाए। और एक बल लगता है ऊपर की तरफ, इसे हम कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। तो जब किसी वस्तु को नीचे डुबोगे तो एक बार तो वस्तु ऊपर आएगी ही आएगी, उसे हम कहते हैं उत्प्लावन बल। अब आर्किमिडीज क्या कहता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो वह वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। या फिर आप इसको इस तरह बोल सकते हो, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उस वस्तु के भार में कमी आ जाती है और यह कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। कि जब आप किसी वस्तु को द्रव में डुबोगे तो वह कुछ द्रव हटाएगी और यह हटाया गया जो द्रव होगा उस वस्तु के भार में कमी के बराबर होगा। ध्यान से देखें, यह सिद्धांत क्या कहता है कि यदि आपका W बड़ा होगा W1 से, यदि आपका W बड़ा है W1 से तो आपकी जो वस्तु होगी वो डूब जाएगी। वस्तु क्या होगा? डूब जाएगी। यदि W1 बड़ा होगा W से तो वस्तु आपकी तैरेगी। और यदि W बराबर W1 है तो आंशिक डूबकर तैरेगी, आंशिक डूबकर तैरेगी। आपको समझ में आ गया बच्चों सबको? चलो दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं कि आर्किमिडीज का दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है। देखें भाई, एक होता है द्रव का घनत्व और एक होता है वस्तु का घनत्व। एक द्रव का घनत्व, एक वस्तु का घनत्व। यदि द्रव का घनत्व ज़्यादा है, वस्तु का घनत्व कम है तो आपकी वस्तु क्या होगा? तैरेगी। क्लियर? और यदि वस्तु का घनत्व ज़्यादा है, द्रव का घनत्व कम है, वस्तु का घनत्व ज़्यादा, तो वस्तु क्या हो जाएगा? डूबेगी। और दोनों के बराबर होंगे तो आंशिक डूबकर तैरेगी। समझ में आया? तो ये कंसेप्ट है घनत्व का। देखिए ध्यान से, जो बर्फ़ है उसका घनत्व होता है 900, जल का कितना? 1000। एक्चुअल में 917 होता है, राउंड फिगर करके बोल रहा हूँ 900। तो जो बर्फ़ है अगर उसको जल में डाला जाए तो 1000 का 900 कितना? 90%। तो 90% भाग तो उसका डूबेगा, 10% भाग उसका तैरेगा। यहाँ 2 क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि जब बर्फ़ को जल में डाला जाएगा तो उसका कितना भाग तैरेगा? जितना उसका बचा हुआ घनत्व होगा। कितना? 10%। या आप कह सकते हो 1/10 भाग क्या होगा? तैरेगा। और 9/10 भाग क्या होगा आपका? डूबेगा। एक और बात, यदि बर्फ़ को पानी में डाला हमने बर्तन में, अब सवाल ये पूछा जाए किसी पात्र में भरे जल में रखी बर्फ़ जब पूर्ण रूप से पिघल जाएगी
तो द्रव का तल, तो कई बच्चे कहते हैं साहब बढ़ जाएगा। अरे क्यों बढ़ जाएगा? जब आपने बर्फ़ को डाला था तो जितना उसका तल बढ़ना था बढ़ चुका है। पिघलने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो याद रखना, बर्फ़ पिघलने के बाद द्रव का तल नहीं बढ़ेगा। क्लियर हुआ? चलो एक और बात देखें। जो लोहा है वो पानी में तो डूब जाता है लेकिन पारे में तैरता है। क्यों? क्योंकि लोहे का घनत्व तो पानी से ज़्यादा है जबकि पारे से क्या है? कम। इसलिए लोहा पानी में डूबता है और पारे में तैरता है। चलो एक और बात करते हैं। तीसरा सिद्धांत, आर्किमिडीज का तीसरा सिद्धांत जिस पर जहाज और नाव आधारित है। यदि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार ज़्यादा है वस्तु के भार से, तो वस्तु क्या होगा? तैरेगी। कम है तो डूबेगी और बराबर है तो आंशिक डूबकर तैरेगी। ध्यान से देखें बच्चों, जैसे एक आदमी 50 किलो का जल में डाला, अगर वो 50 किलो से ज़्यादा पानी हटाता है तो तैरेगा, 50 किलो से कम हटाता है तो डूबेगा और 50 किलो हटाता है तो वो बीच में रहेगा, डूबकर तैरेगा। यही कारण है कि पानी में लोहे की कील डूब जाती है जबकि इतना बड़ा जहाज तैरता है। क्या कारण रहा? कि जहाज अपने वजन से ज़्यादा द्रव हटाएगा, ज़्यादा द्रव विस्थापित करता है। सबको समझ में आ गया है? चलो बात करते हैं नेक्स्ट, अपना टॉपिक श्यानता। क्या है बच्चों? अब श्यानता, विस्कोसिटी। अब जिन बच्चों को श्यानता का मतलब समझ में नहीं आता है वो समझें गाढ़ापन। जो द्रव जितना ज़्यादा गाढ़ा उतना ज़्यादा श्यान, जितना कम गाढ़ा उतना कम श्यान। एग्जाम्पल लेता हूँ, पानी, दूध और शहद, कौन ज़्यादा श्यान? शहद, क्योंकि शहद क्या है? ज़्यादा गाढ़ा है। तो श्यानता का मतलब होता है गाढ़ेपन से, और जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यान बल। जब किसी द्रव को प्रवाहित किया जाता है तो द्रव की परतों के बीच लगने वाला जो बल है वो है श्यान बल, और द्रव की आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल भी है श्यान बल। इस गुण को कहते हैं श्यानता। क्या कहते हैं बच्चों? श्यानता कहते हैं। समझे दोबारा से कि द्रव की परतों के मध्य होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल है श्यान बल, और इस गुण को क्या कहते हैं? श्यानता। जैसे पानी कम श्यान है, पानी से भी कम श्यान कौन है? हवा। एग्जाम्पल देखें, आपको कहा जाए एक बार हवा में चलना है, एक बार पानी में चलना है, किस में आप ज़्यादा तेज चलोगे? हवा में, क्योंकि हवा क्या है? कम श्यान है। पानी क्या है? ज़्यादा श्यान। चलो एक और एग्जाम्पल देखें, यदि आप पानी, दूध, शहद को एक साथ प्रवाहित करते हो तो सबसे पहले कौन रुकेगा? तो सबसे ज़्यादा श्यान होगा कौन? शहद। और सबसे बाद में कौन रुकेगा? तो सबसे कम श्यान होगा कौन? पानी। चलो एक और एग्जाम्पल देखें, हमारे पास 2 बाल्टियां हैं, मुझे नहीं पता कौन सी बाल्टी में कौन सा द्रव भरा हुआ है, बस हमको चेक करना है कौन कम श्यान है, कौन ज़्यादा श्यान है। तो मैंने क्या किया? एक साथ दोनों द्रवों को हिलाया और हिलाकर छोड़ दिया। जो सबसे पहले रुकेगा वो क्या होगा? ज़्यादा गाढ़ा होगा, ज़्यादा श्यान होगा, और जो सबसे बाद में रुकेगा वो क्या होगा? पतला होगा और सबसे कम श्यान होगा। उम्मीद करता हूँ आपको श्यानता समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अपना हेडिंग पृष्ठ तनाव। जैसा नाम से पता लगा कि पृष्ठ पर लगने वाला जो तनाव है वो क्या है? पृष्ठ तनाव। तो ध्यान से समझें, पृष्ठ तनाव क्या है? द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को,
पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम से कम करने की कोशिश करता है, क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसका सूत्र होता है F/L, मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर, विमा होगी m1L0T-2, एक अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव के एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखें एक एक करके एग्जाम्पल। गंदे कपड़ों को हम साफ पानी की बजाय डिटर्जेंट मिले पानी में धोना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जब पानी में डिटर्जेंट मिलाया जाएगा पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा और वो मैल के हर छेद में जाकर मैल को खींच लाएगा। समझ में आया? दूसरी बात, जब हमें कहीं लगती है, घाव होता है, तो हम साफ पानी की बजाय डिटॉल वाले पानी से अपना घाव धोना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि डिटॉल मिले पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम, और घाव के हर एक छेद में जाके बैक्टीरिया को बाहर कर देगा। समझ में आया? ठंडी चाय, गर्म चाय कौन ज़्यादा स्वादिष्ट होगी? गर्म चाय, क्योंकि गर्म चाय का पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम, पूरी जीभ पर फैलेगी, पूरी जीभ पर फैलेगी तो स्वाद भी क्या होगा? पूरा आएगा। समझ में आया? हमारी बगल वाली नाली में मच्छर पड़ गए हैं, क्या करें? थोड़ा सा मिट्टी का तेल पानी पे छिड़क देते हैं। मिट्टी का तेल छिड़कोगे पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, मच्छरों के लार्वा सारे पानी में डूबकर मर जाएंगे। समझ में आया पृष्ठ तनाव का कंसेप्ट? एक और एग्जाम्पल घर पे करके देखना। सुई होती है, धागा जिससे हम कपड़े सिलते हैं, उसको पानी में डाला जाए डूब जाएगी। अब आप पानी में थोड़ा सा सर्फ मिला दो और थोड़े झाग बना दो और अब कील को डाल के देखो, वो नहीं डूबेगी, आराम से तैर जाएगी। बोलो समझ में आया? ये है पृष्ठ तनाव। कितना शानदार टॉपिक है, क्या मस्त एग्जाम्पल है इसके। एक और देखते हैं टॉपिक छोटा सा, इसका नाम है केशिकत्तु। क्या है बच्चों? केशिकत्तु। केशिकत्तु का मतलब होता है द्रवों का ऊपर चढ़ना या नीचे गिरने की जो घटना है उसे कहते हैं केशिकत्तु, और जिसमें होता है उसको कहते हैं केश नली। सर इसका नाम केश क्यों है? क्योंकि ये नली केश के समान पतली होती है। तो द्रवों का केश नली में ऊपर चढ़ना या नीचे गिरने की घटना केशिकत्तु है। पानी तो केश नली में ऊपर चढ़ता है, जबकि पारा केश नली में से नीचे गिरता है। ठीक है, पानी ऊपर चढ़ता है, पारा नीचे गिरता है। आपने देखा होगा पेड़ जो है जड़ों के माध्यम से पानी खींचते हैं और अपने आप पूरे पेड़ में फैल जाता है। कौन सी घटना? केशिकत्तु। और देखें, आपने पानी से भरी बाल्टी ली, तौलिए का एक सिरा उसमें डाल दिया, तो आप कुछ समय बाद देखोगे पूरा तौलिया भीग जाता है। एग्जाम्पल केशिकत्तु। लालटेन देखी होगी, नीचे बत्तियां भीजी रहती है, ऊपर जलती रहती है और नीचे से तेल ऊपर चढ़ता रहता है। एग्जाम्पल केशिकत्तु। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप तो किसान हो, जानते भी होंगे, बरसात होने के बाद किसान अपने खेत की जुताई कर देता है। क्यों? जिससे जो पानी ज़मीन में गया है भाप बनकर उड़ ना जाए। क्या होगा? तो छोटी छोटी खेत में केश नली बनी होंगी, सब क्या होगी? टूट जाएंगी और आपका जो जल है वो खेत में बना रहेगा। समझ में आया सब बच्चों को? चलो अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट हेडिंग, ताप और ऊष्मा। दो सेपरेट टॉपिक हैं, दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। ताप ऊष्मा। ताप क्या है, ऊष्मा क्या है? ताप का मतलब होता है, देखें ताप क्या है और ताप का मतलब क्या होगा। ताप क्या है कि ताप के माध्यम से आप किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने का एहसास करते हो। तो ताप वह राशि है जो किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने का एहसास कराती है। ताप क्या है? एक अदिश राशि है। ताप एक अदिश राशि है और ताप का मात्रा क्या होता है बच्चों? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, ताप जो है उसका मापन किया जाता है तापमापी से। किससे किया जाता है? तापमापी से, जिसको कहते हैं थर्मामीटर। और थर्मामीटर की खोज किसने की है बच्चों? फ़ारेनहाइट ने। किसने की है? फ़ारेनहाइट ने इसकी
खोज की है। क्लियर हुआ? इस तापमापी में हम कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं? पारे का उपयोग करते हैं। लेकिन पारे के साथ एक समस्या है, यह -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। अतः हम -39 से कम का मेजरमेंट करने में पारे का उपयोग नहीं करेंगे। तो किसका उपयोग करेंगे हम? अब एल्कोहल का उपयोग करेंगे। अतः इसे बोलेंगे एल्कोहल युक्त तापमापी। अगर वस्तु बहुत ज़्यादा गर्म है, जैसे सूर्य, तो किस उपकरण का उपयोग करते हैं हम? पायरोमीटर का। यदि सवाल पूछा जाए कि अत्यधिक गर्म वस्तुओं का मापन किससे किया जाएगा, तो आप कहोगे पायरोमीटर से किया जाएगा। समझ में आया बच्चों आपको? चलो दूसरी बात देखें। जैसे भारत में सियाचिन है, लेह लद्दाख है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ जो गाड़ियाँ होती हैं उनका ईंधन जम जाता है। ईंधन जम जाएगा, अचानक से युद्ध हो गया तो गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होंगी, युद्ध हम वैसे ही हार जाएंगे। तो हम उस ईंधन को जमने से बचाने के लिए एक पदार्थ मिलाते हैं जिसका नाम है ग्लाइकोल। तो ठंडे प्रदेशों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाएगा बच्चों? ग्लाइकोल मिलाया जाएगा। ताप मापन के हमारे पास 4 पैमाने हैं। एक सेल्सियस है, एक फ़ारेनहाइट है, एक केल्विन है और एक र्यूमर है। र्यूमर का उपयोग हमने बंद कर दिया है, तो मैं 3 पैमानों में आपको संबंध बता देता हूँ। देखें ध्यान से। C-0/100, F-32/180, K-273.15/100, R-0/80। C क्या है? सेल्सियस या सेंटीग्रेड। F क्या है? फ़ारेनहाइट। K क्या है? केल्विन। R क्या है? र्यूमर। तो आजकल इस र्यूमर का जो उपयोग है हमने बंद कर दिया है। हम बस इन 3 पैमानों के बारे में पढ़ते हैं, पर मैं साथ साथ आपको इसको भी पढ़ा देता हूँ। ध्यान से देखना हमने इसको बनाया कैसे है। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से देखें। ये जो ऊपर लिखा हुआ है माइनस के साथ, ये क्या है? कई बच्चे पूछते हैं सर -0 को लिखने का क्या सेंस है? C लिख दो डायरेक्ट। ध्यान से देखें, जल का हिमांक, जल का हिमांक अर्थात जिस बिंदु पर जल बर्फ में बदलना प्रारंभ होता है। तो सेल्सियस में क्या होगा? देखो जो आगे लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ रहा है? याद करने नहीं, अपन को डायरेक्ट लिखा हुआ है। केल्विन में कितना? 273.15 केल्विन। और र्यूमर में कितना? 0 डिग्री र्यूमर। समझ में आ गया? दूसरी बात करें, जल का क्वथनांक। ध्यान से देखना। अब जल का क्वथनांक वो नहीं है जो नीचे लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ना है। तो 100 + 0 100 डिग्री सेल्सियस, 180 + 32 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273 + 100 373.15 केल्विन, 80 + 0 80 डिग्री R। समझ में आ गया आपको? एक सवाल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट परस्पर बराबर होंगे। तो याद रखना, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होंगे? परस्पर बराबर होंगे। समझ में आ गया सबको? अब हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट अपना, जो कि क्या है? ऊष्मा है। क्या है? ऊष्मा। ध्यान से देखें आप, ऊष्मा क्या कहती है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह तापांतर के कारण होता है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। दोबारा सुने, ऊष्मा का प्रवाह हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। और कब तक होता है? जब तक दोनों वस्तुओं के टेम्परेचर परस्पर बराबर नहीं हो जाते। ऊष्मा के मात्रक विमा वही होंगे जो कार्य के हैं या फिर जो ऊर्जा के हैं।
क्लियर हुआ? ऊष्मा का प्रवाह हमेशा जब होगा जब वस्तुओं में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। क्लियर हुआ आपको? अब देखो बहुत सारी बातें हैं ऊष्मा के बारे में करने के लिए, तो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऊष्मा के संचरण की विधियाँ, कि ऊष्मा का संचरण कितने तरीकों से होता है। तो तरीके कितने हैं इसके बच्चों? 3 तरीके हैं। पहला तरीका है चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण। देखिए ध्यान से, चालन, संवहन और विकिरण। चालन विधि चालकों में पॉसिबल है। अब चालकों में क्या है? चांदी सर्वोत्तम चालक है। चांदी क्या है? सर्वोत्तम चालक है। और कांच क्या है? सर्वोत्तम कुचालक है। सर्वोत्तम कुचालक है कांच। ठीक है। चालन विधि से ठोसों में जो प्रवाह है सबसे फास्ट होता है। ऊष्मा का प्रवाह ठोसों में चालन विधि से सबसे फास्ट होता है। संवहन की बात करें तो यह विधि जो है उपयुक्त है किसके लिए? द्रव और गैस के लिए। किस किस के लिए उपयुक्त है बच्चों? द्रव और गैस के लिए। समझ में आया? इसमें क्या चलता है? संवहनी धाराएं चलती हैं। संवहनी धाराएं चलती हैं। जैसे खिड़की और रोशनदान हमेशा छत के नज़दीक लगाते हैं जिससे गर्म हवा क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। एसी हमेशा ऊपर लगता है इससे ठंडी हवा नीचे, गर्म हवा बाहर। आपने सुना होगा समुद्री समीर, ठीक है, घाटी समीर, पर्वतीय समीर, स्थलीय समीर, सारे किसके एग्जाम्पल हैं? संवहन के एग्जाम्पल हैं। बात करें विकिरण की, इसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। माध्यम इसके लिए ज़रूरी नहीं है। निर्वात में भी संभव है। क्या है? निर्वात में भी संभव है। जैसे सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण। सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा आती है वो आती है विकिरण विधि से। चलो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ चालन का। बाहर धूप में आपने लोहे का टुकड़ा रखा और पत्थर का टुकड़ा रखा, कौन जल्दी गर्म हो जाएगा? लोहे का टुकड़ा, क्योंकि लोहा क्या है? चालक है। चलो ठंडा करते हैं। लोहे के टुकड़े को ठंडा करना शुरू करें, पत्थर को ठंडा करना शुरू करें, कौन जल्दी ठंडा हो जाएगा? लोहा। क्योंकि लोहा क्या है? चालक है। क्लियर हुआ बच्चों? और छोटे छोटे एग्जाम्पल देखो आप। देखें, 2 खंभों के बीच में तारों को कुछ ढीला बांधा जाता है। बोलो क्यों? इससे गर्मी में फैलने को, सर्दी में सिकुड़ने को जगह मिल सके। 2 पटरियों के बीच में कुछ जगह छोड़ी जाती है। क्यों? गर्मियों में फैलने को, सर्दियों में सिकुड़ने को जगह मिल सके। बर्फ़ को पिघलने से बचाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? टाट में लपेटते हैं। किसमें? टाट में, जिससे बर्फ़ क्या हो? देर से पिघले। और देखो 2 पाइप हैं, एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप डालना है, क्या करते हैं? पाइप को गर्म करते हैं, आसानी से चला जाएगा, ठंडा करेगा तो हम उसको चिपका देंगे। देखा आपने कभी? चलो और एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ऐसे आप अनेकों एग्जाम्पल देखते होंगे। जैसे कांच की बोतल है, उसके मुंह में कुछ ढक्कन फंस गया है, कॉर्क फंस गया, निकल नहीं रहा, क्या करें? उसको गर्म करें। गर्म करें तो कांच की बोतल क्या होगी? फैलेगी और फैलकर आप कॉर्क को बाहर निकाल सलोगे। क्लियर हुआ सबको? ये ऊष्मा के आपके एग्जाम्पल हैं। आप आसानी से टॉपिक क्लियर करो। हम आपको क्वेश्चंस की PDF नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, आप क्वेश्चंस का अभ्यास करो। विश्वास माने इन टॉपिकों से बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, 1% भी आपका इनके बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है। क्लियर हुआ अपना?